नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और इससे बचने और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास इसके बारे में ताजा और सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ और आईसीएमआर की नेशनल कोविड 19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर संजय पुजारी। डॉक्टर पुजारी, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार। जी, डॉक्टर पुजारी, अभी देश में कुछ जगहों पर कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू ही हुई थी कि ओमिक्रॉन का एक और सब वेरिएंट भी सामने आ रहा है जिसे स्टील्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। काफी चर्चा इसको लेकर के हो रही है। हमें थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है, ये सब वेरिएंट। ओमिक्रॉन मेन वेरिएंट है और उसके लिनिएजेस कहते हैं हम। उसके 3 लिनिएजेस है, BA.1, BA.2 और BA.3। वैसे इनके एफिशिएंसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये तीनों लिनिएजेस में से BA.3 तो पाया नहीं जाता है, लेकिन BA.1 और BA.2 इंडिया में पाया जाता है और BA.2 मेजर सब लिनिएज है। एक्चुअली इसकी वजह से ज़्यादा कुछ फ़र्क वायरस के प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। ओमिक्रॉन के जो 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो है इंक्रीज़ ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी ज़्यादा लोगों को वो ईज़िली फैल सकता है। दूसरी है इम्यून इवेसिवनेस या इम्यूनिटी जो है, आइदर प्रीवियस वैक्सीन की इम्यूनिटी हो या नेचुरल इन्फेक्शन की पहले की इम्यूनिटी हो, तो उसको एस्केप करने की पोटेंशियल ओमिक्रॉन में है। और तीसरा जो एस्पेक्ट ओमिक्रॉन का है वो लगभग ऐसा दिख रहा है कि पर्टिकुलरली अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो तो सीवियर इलनेस हो सकता है। इसके अलावा अगर सीवियरिटी आप इलनेस की देखोगे तो प्रीवियस वेरिएंट जो डेल्टा था या पहले के उसके वाइल्ड स्ट्रेन वेरिएंट थे, उसके कंपैरिजन में इसका सीवियरिटी कम है। तो मोस्टली ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है, पर्टिकुलरली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है और निमोनिया या सीवियर इलनेस का प्रमाण इसमें कम है। ये लिनिएजेस में वैसे कोई प्रॉपर्टीज में एक लिनिएज का अलग या दूसरे लिनिएज का अलग, इसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। तो सब ओमिक्रॉन ही है। उसके सिर्फ लिनिएजेस जेनेटिक थोड़े से चेंजेस होने की वजह से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जी, डॉक्टर साहब, ये जो लीनिएज है जैसे आप बता रहे हैं, क्या इसको स्टील्थ ओमिक्रॉन भी कहा जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसमें ये पकड़ में नहीं आता है? आरटीपीसीआर टेस्ट नॉर्मली जो होता है वो 3 जीन्स होते हैं। ये 3 जीन्स डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक जीन में भी अगर आप नेगेटिव आते हो, लेकिन बाकी के 2 जीन तो पॉजिटिव आते हैं, तो अभी तक ऐसा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि ये लिनेजेस की वजह से आप अगर 3 जीन वाले आरटीपीसीआर यूज़ करोगे, तो आपका डायग्नोसिस मिस होगा। इसके पहले ये था कि आप एस जीन करके एक स्पाइक का जीन रहता है, तो उसका अंदाज़ा ये था कि वो डिटेक्ट नहीं होता है ओमिक्रॉन में। और अगर वो एस जीन 3 जीन में से अगर नेगेटिव है लेकिन पीसीआर पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो कि शायद ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि BA.2 में जो है, BA.2 में आपका एस जीन का ड्रॉप आउट नहीं होता है, तो आपको तीनों जीन्स दिखते हैं। तो रादर देन सेइंग कि आरटी-पीसीआर मिस करता है, इन फैक्ट आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि वेदर ये ओमिक्रॉन है या प्रीवियस वेरिएंट हो। अगर पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखोगे या फिर क्लिनिकल डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज इंडिया में लगभग 90% ओमिक्रॉन का सर्कुलेशन है और कल ही इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्विलेंस करने वाला ऑर्गेनाइज़ेशन है गवर्नमेंट का, उन्होंने बताया है कि इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन चल रहा है। तो इसका मतलब मेजॉरिटी जो आप कोविड देख रहे हो आज इंडिया में, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या आने वाले समय में इस तरह के और जो लीनिएजेस हैं या फिर वेरिएंट या सब वेरिएंट के सामने आ सकते हैं क्या? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन वायरसेस का प्रॉपर्टी रहता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको सर्कुलेशन में रहना पड़ता है, उनको उनकी भी सर्वाइवल है जैसे हमारी सर्वाइवल है। तो उस हिसाब से आगे भी वेरिएंट्स की अपेक्षा है।
लेकिन ये वेरिएंट्स कैसे होंगे, ये वेरिएंट ज़्यादा सीवियर होंगे, ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होंगे, कम ट्रांसमिसिबल होंगे, कितना इम्यूनिटी ये वेरिएंट्स एस्केप कर सकते हैं, ये सब ओपन क्वेश्चन है। आज हम इसके बारे में बता नहीं सकते। यू मे एक्सपेक्ट वेरिएंट्स इन फ्यूचर, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में हम लोगों ने 4-5 वेरिएंट्स ग्लोबली देखे हैं, जो कंसर्न के वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज़ वगैरह का भी स्केल अप हुआ है। थोड़ा-सा सीवियर इलनेस के खिलाफ, अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो माइल्ड इलनेस होने की संभावना है, अगर कोई नया वेरिएंट आया तो भी। लेकिन सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइज़ेशन, आईसीयू केयर या डेथ्स में उसको एस्केप करना, या वेरिएंट, ये मेरा पर्सनल स्पेकुलेशन है कि वेरिएंट को थोड़ा मुश्किल होगा। हम्म। डॉक्टर साहब, दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से जितना गंभीर संक्रमण देखा गया था, अभी जो लहर है उसमें संक्रमण उतना गंभीर नहीं है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई वेरिएंट आता है, तो वो अब उतना गंभीर नहीं होगा? ये हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, वायरसेस अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। तो आगे जाके जैसा इसका इवोल्यूशन हुआ है, उससे अभी तो लग रहा है कि ओमिक्रॉन माइल्ड है। उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो लंग्स को ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करता है। हुँ, इसके अलावा हमारी भी प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने इम्यूनिटी बिल्ड किया है ओमिक्रॉन के खिलाफ, हुँ, इनफैक्ट एंजल के, और उसकी वजह से सीवियर इलनेस, अगर वेरिएंट से होने की संभावना है तो वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है कि बहुत अलग फैक्टर्स भी है। आज अगर हॉस्पिटल में कोई कोविड का पेशेंट एडमिट होता है, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, वो पहले या दूसरे वेव के कंपैरिज़न में बहुत मैच्योर और इवॉल्व्ड हो गई है। आज हमको मालूम है कौन-सी दवाइयाँ किस स्टेज पे यूज़ करनी है, तो वो भी इन्फ्लुएंस फैक्टर है, वो मॉर्बिडिटी कम करने में, हॉस्पिटल केयर का रिफाइनमेंट या मैच्योरिटी होने की वजह से। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स है, इसके एक ही फैक्टर वेरिएंट से हम लोग इसका लिंक नहीं कर सकते, लेकिन हुँ, वेरिएंट इम्पोर्टेंट है। अभी जो चल रहा है ओमिक्रॉन, लग रहा है कि माइल्ड है, लेकिन अनवैक्सिनेटेड पॉपुलेशन है या फिर जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जिनका इम्यूनिटी वेन हो रहा है, जिनके लिए आज हमारे गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन डोज़ सजेस्ट किया है। ये बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए और लोगों ने आगे आकर वैक्सीनेशन कंप्लीट करना चाहिए। हम देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में सेकंड डोज़ अ, का भी हेजिटेंसी है। लोगों ने सिर्फ़ 1 डोज़ लिया है और सेकंड डोज़ नहीं ले रहे। तो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज हमको ये बात ज़रूरी है जानना कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन जो है, जिसने कोविड के डेथ्स कम किए हैं, वो है वैक्सीनेशन। तो इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना वैक्सीनेशन है कोविड-19 डेथ्स को कम करने में या हॉस्पिटलाइज़ेशन कम करने में। तो ये हेजिटेंसी न रखते हुए, वैक्सीन के आज मिलियंस ऑफ डोसेज़ दुनिया में दिए गए हैं, तो उसकी सेफ्टी प्रूवन है, तो सब लोगों ने आगे आके वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो लहर है उसमें जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, उन लोग को ज़्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्पटम्स दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को किसी खास दवा की ज़रूरत पड़ती है या फिर जिनको माइल्ड सिम्पटम्स हैं, वो लोग बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं? जो माइल्ड इलनेस है, ये लोगों को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली हमारे सेटअप में हम लोग इनसे टेली कंसल्टेशन करके होम आइसोलेशन में इनका ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। ये लहर में हम लोग प्रेडोमिनेंटली देख रहे हैं कि लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। सिम्पटम्स 2-3 दिन रह के 5 या 6 दिन में या मैक्सिमम 7 दिन में कुछ मेजॉरिटी लोग, पर्टिकुलरली जो वैक्सीनेटेड है, वो ट्रीट होते हैं। तो इनके लिए अगर बुखार रहेगा तो आप इनको एंटीपायरेटिक्स, जैसे पैरासिटामॉल है वो दे सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करना है, आइसोलेशन में रहना है घर में, ताकि और लोगों को इसका फैलाव ना हो। तो मेजॉरिटी लोगों को कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या एंटी कोविड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स पहले के लेयर में भी था कि माइल्ड इलनेस में कभी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से इलनेस का सीवियरिटी बढ़ सकता है। इसलिए अभी मोस्टली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है।
और आपने देखा होगा कि आईसीएमआर के जो नेशनल गाइडलाइंस है ट्रीटमेंट के, उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया है। जो हाई रिस्क पेशेंट्स है जिन जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है या कैंसर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होस्ट है, इनको थोड़ा क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो अ, प्रिलिमिनरी एक्सपीरियंस है, मोस्टली ये लोग भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से निकल आते हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को माइल्ड सिम्पटम्स हैं और ऐसे लोग जो घर पर इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कब ये समझना चाहिए कि अब उनकी स्थिति गंभीर हो रही है और अब उन्हें अस्पताल जाना चाहिए? ओके, सो वार्निंग साइन्स बोलते हैं हम इनको कि जो वार्निंग साइन्स आपका अ अगर आपको आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट चीज़ जो है वो है हाई रिस्क ग्रुप में होना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप हुँ, एल्डरली हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, तो वो रिस्क फैक्टर्स अगर आप में है और अगर आपके सिम्पटम्स कम नहीं हो रहे, पर्टिकुलरली आपका अगर फीवर 5 या 7 दिन के आगे चल ही रहा है या आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है या आपका सैचुरेशन जो है आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते हो पल्स ऑक्सीमेट्री से, उसका कंसंट्रेशन कम होके 94-93 के नीचे कंसिस्टेंटली आता है और या फिर आपको चक्कर आती है या फिर आपको सिनकोप या आपको फॉल होता है या फिर आपको सीवियर चेस्ट पेन होता है, ये सब वार्निंग साइन्स है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर डॉक्टर ने बुलाया तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है। हुँ। डॉक्टर साहब, अगर हम गंभीर मरीज़ों के इलाज की बात करें तो क्या पहले के मुकाबले में और अब जो इलाज के तरीके हैं, इनमें कुछ बदलाव आया है? क्या अब ज़्यादा प्रभावी दवाएँ हम लोग के पास मौजूद हैं? हाँ, तो वैसे देखा जाए तो पिछले वेव और अभी के वेव में दवाई थोड़े से बदले हुए हैं, लेकिन हुँ, अप्रोच जो चेंज हुआ है, वो है राइट टाइमिंग जो होता है ट्रीटमेंट का। हुँ, ये कोविड में इम्पोर्टेंट है। आपके पास 4-5 ड्रग्स अवेलेबल है, जो सीवियर इलनेस होता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, इम्यूनिटी है, वो ज़्यादा काम करती है। और उसको कम करने के लिए हम लोग इम्यून सप्रेसिव ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो या फिर कुछ अलग है। उसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट्स को मॉनिटर करना, उसको राइट टाइम पे स्टेरॉइड्स देना, अगर स्टेरॉइड्स पे रिस्पॉन्स नहीं आया तो आगे मॉड्यूलेटर्स देना, ये सब रिफाइनमेंट अभी हम ज़्यादा इसमें माहिर है ऐसा नहीं बोलेंगे हम, लेकिन वी नो हुँ, हाउ टू मैनेज दिस। सेकंड इम्पोर्टेंट इज़ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो गया है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। तो उसके फ्लो रेट्स, उसको एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन मिलना, इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट रिफाइनमेंट हुआ है। तीसरी बात है कि हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट्स को हम लोग एंटीकोएगुलेशन देते हैं। जो इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेशन है, उसमें थोड़ा-सा चेंज हुआ है आज कि अर्ली स्टेज में आपको फुल डोज़ देना है और लेट स्टेज में आपको आईसीयू में हाफ डोज़ देना है या फिर नॉर्मल डोज़ देना है। तो ये हुँ। सब छोटी चेंजेस है, लेकिन ओवर द पास्ट वेव्स जो एक्सपीरियंस मिला है और राइट डोज़ में, राइट टाइमिंग में आप अगर इंटरवेंशन करोगे, तो मॉर्टेलिटी कम होती है पेशेंट्स की। जी, डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जिसको लेकर के बहुत से लोगों को जानकारी चाहिए होती है, वो है मास्क का इस्तेमाल। पिछले वेव में जिस तरह से मास्क का इस्तेमाल किया था और जितना ज़रूरी है, क्या अभी भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं मास्क पहनने को लेकर के या फिर हम लोग को इस वेव में अपने मास्क को अपग्रेड करने की या मास्क पहनने के तरीकों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है? अच्छा, ये अभी फिलहाल जो रेगुलेशंस है या फिर जो रिकमेंडेशंस है उसमें तो आपको मास्क पहनना ही है। हुँ, को इसको इस ये एक कंपोनेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयरिंग है एंड जी, अवॉइडिंग क्लोज्ड कांग्रेगेटेड सेटिंग्स है। तो मास्क तो पहनना है। अभी मास्क की एफिशिएंसी क्या है? क्लॉथ मास्क, डबल मास्क, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, इस पे डिबेट्स हो रहे हैं इंटरनेशनली। जी, अगर आप देखोगे तो यूएस में अभी सीडीसी जो उनकी कंट्रोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिजीज कंट्रोल की,
उन्होंने अभी N95 मास्क रिकमेंड किया है कम्युनिटी में भी, कि आप लोगों ने ज़्यादा एफिशिएंसी वाला फ़िल्ट्रेशन मास्क यूज़ करना चाहिए ओमिक्रॉन के ट्रांसमिसिबिलिटी की पोटेंशियल देखते हुए। और मुझे लगता है यूएस गवर्नमेंट मास्क खरीद के लोगों को फ्री भी दे रहे हैं। लेकिन हमको देखना है कि उसके लिए एविडेंस क्या है और हम कितना उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं हमारे इसमें। मुझे तो आज दिखता है कि लोग नॉर्मल मास्क भी ठीक से नहीं पहन रहे हैं और वो कॉम्प्लायंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ योर मास्क। अगर आप क्लॉथ मास्क भी यूज़ करोगे, अगर आप नाक के नीचे पहनोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेजॉरिटी आज हम देखेंगे तो मास्क इस्तेमाल ठीक से नहीं करते। तो उसका कॉम्प्लायंस rather than improving the efficiency of the mask will be important first before we start thinking about something else. जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you. Thank you for calling. तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।